नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की ही करेंगे और बंगाल से आज आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसको सुनने के बाद जो खास करके बहुसंख्यक हैं या जो मुस्लिमों में भी जो महिला हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। आखिर शुभेंदु ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर इतनी नाराजगी हो रही है? हर तरफ जो खास करके मौलवी हैं वो छाती पीट रहे हैं। अब वो छाती क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि कल ही शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब लग रहा है कि बंगाल में पहले तो जो लोग कह रहे थे कि रहने लायक स्थिति नहीं है, अब उनको लग रहा है क्या कि सच में तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कहीं रहने लायक स्थिति नहीं होगी। क्योंकि शुभेंदु ने कह दिया कि अब यूसीसी लागू होगा, यानी कि जो मौलवी और इनका पूरा एक गैंग जो इसमें लगा रहता था कि कैसे तलाक दिया जाए, फिर कैसे उनका हलाला हो किया जाए, और इस सब का एक पूरा नेक्सस चल रहा था। उस नेक्सस पर लगाम लगाने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रकार से कह दिया ये यूसीसी बिल जो है इसको लाने की पूरी प्लानिंग हो गई है। और उसके बाद अब यूसीसी के लागू होते ही पहले आपको पता है कि उत्तराखंड में लागू है, तो यहां भी जैसे ही लागू होगा उसके बाद ये जितना नेक्सस वाला है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए नागरिक कानून जो है वो समान हो जाएंगे, एक ही कानून रहेगा। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा उसके बाद अचानक से महिलाओं में तो खुशी की लहर है, लेकिन जो मौलवी हैं वो खासे नाराज दिख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनका जो एक पूरा नेक्सस था अब उसी पर चोट कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बंगाल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और वो बदलाव ऐसा है जिसमें बंगाल की असली जो संस्कृति थी, ये बंगाल की माँ की भी रक्षा हो रही है, माटी की भी रक्षा हो रही है, मानुष की भी रक्षा हो रही है, और इन सब से मिला के जो बंगाल की संस्कृति बनी है उस संस्कृति की भी रक्षा होगी, डेमोग्राफी की भी रक्षा होगी। देखिए, सोमवार को ही, इसी सोमवार को यानी परसों ही यूसीसी का जो बिल है वो विधेयक पेश करने की योजना बना रही है सरकार विधानसभा में, 29 पश्चिम तारीख। बंगाल में विधान। हाँ, तो 29 तारीख सोमवार ही है और ये चौथा भारतीय राज्य हो जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा, क्योंकि बहुमत तो सरकार के पास है ही। उत्तराखंड में लागू है, गुजरात में लागू है और असम में लागू है। अब देखिए, यूसीसी का महत्व क्या है उसको सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो एक बार उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अपने दर्शकों को भी ये जानकारी होगी कि देखिए, भारत में दो तरह के कानून है, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब फौजदारी कानून, चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, इस तरह के जो भी क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वो सब आ जाते हैं क्रिमिनल कानून। और दूसरा है सिविल कानून, यानी शादी, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति, ये होता है सिविल कानून। देखिए, क्रिमिनल कानून यानी फौजदारी कानून सब पे, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति समुदाय, सबके लिए एक है भारत में। लेकिन पर्सनल यानी सिविल कानून यानी शादी का, तलाक का, संपत्ति का, वो सब में अलग अलग है। जैसे हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों में मुस्लिम पर्सनल लॉ, हाँ, ईसाई, पारसी, सबके अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, और सिख में तो आनंद कारज एक्ट का प्रावधान है। अब दिक्कत है कि चूंकि मुस्लिम समाज में जैसे कुरीतियां जो हैं वो सब दूसरे सब धर्मों में कुरीतियां दूर हो गई हैं, मुस्लिम समाज में अभी भी कुरीतियां चल रही, जैसे 3 तलाक, 4 निकाह, हलाला, मुत्ता, मिस्यार, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था है। तो अब क्या होगा कि अब यूसीसी जब आएगा तो सभी पर्सनल लॉ यानी सभी शादी, विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, इनसे जुड़ा हुआ, तलाक से जुड़ा हुआ जो भी मामला है
वो सब एक कानून से वो निर्धारित होगा, और वही हो गया समान नागरिक संहिता। और इसमें क्या है कि जैसे अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक पुरुष 4 शादी कर सकता है, लेकिन इसके बाद इस पर प्रतिबंध लगे, इसके बाद प्रतिबंध लगेगा। और जब ये प्रतिबंध लगेगा तो उसकी तलाक के, अभी क्या है, अभी है कुछ, लेकिन इस जैसे बंगाल में अभी मान लीजिए 3 तलाक तुरंत दे दिया, तो उस तरह के कड़े प्रावधान नहीं, उससे महिलाओं को बचाव नहीं हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जब जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा, तो अपने आप जो इस तरह से बहुविवाह पॉलीगैमी है उस पर रोक लगेगी। एक चीज और जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोला है शुभेंदु अधिकारी जी ने, हाँ, धर्मांतरण को लेकर नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण जो उन्होंने कहा कि एनआरसी करेंगे हम बंगाल में, और सीए के तहत जो है जितने भी 31 दिसंबर 2024 तक भारत में लोग आए हैं बांग्लादेश से पीड़ित उत्पीड़ित, उन सबको जगह मिलेगी, उनको सबको नागरिकता मिलेगी। तो ये एक जो है, आप देखिए कि एक जो ममता की जो सरकार थी, निर्ममता ही कह लीजिए, वो बंगाल के मूल संस्कृति को, बंगाल के डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदलना चाहती। वो सब प्रक्रियाएं अब रुकेगी। अब समान नागरिक संहिता से देखिए, सुनते ही कांग्रेसी बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो हर जगह समानता की बात करते, संविधान की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और एक देश एक संविधान, तो अलग विधान क्यों? भाई कोई 4 शादी करेगा, कोई 1 शादी ही कर सकता है। तो ये सारी चीजें दूर होंगी। और धर्मांतरण, देखिए धर्मांतरण को हम इस रूप में व्याख्या कर सकते हैं बंगाल में या बंगाल से लगे अन्य राज्यों में। हम जानते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक तरह से कोलकाता में काम करती थी, और अभी जो अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए थे। वो क्यों गए थे? और अभी एफसीआरए कानून में बदलाव करके ये फर्जी एनजीओ, हजारों एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो सारा पैसा कहाँ आ रहा था, क्यों आता? वो धर्मांतरण के लिए आता है वो पैसा। और वो धर्मांतरण खास करके झारग्राम के इलाके में, जंगल महल के इलाके में, और वहां से बढ़ के उत्तर बंगाल होते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं। तो इन सब पर रोक लगेगी, इनके फंड पे रोक लगेगी, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी। एक यूसीसी में एक और ये कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मामला है, जो खास करके लोग पहले तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, उसके बाद फिर छोड़ देते थे, फिर किसी और के साथ हो जाते थे, तो इस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्या अब आपको लगता है कि इस पर भी ये जो कुरीतियां आ रही थी समाज में, इस पर भी रोक लगेगी? हाँ बिल्कुल। देखिए उसमें क्या है कि जो उत्तराखंड का जो आप देखेंगे लिव इन रिलेशनशिप का जो है, उसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड करना होता है दोनों पक्ष को। माता पिता, लड़की के माता पिता को सूचना देना अनिवार्य होता है। ये हो रहा है। तो जो लड़कियां भाग जाती हैं कम उम्र की, उनको समझ नहीं है, कुछ उसको झांसा दे के भगा लेते हैं या कुछ उनको धोखा दे के भगा लेते हैं, तो वो माँ बाप को पता चल जाएगा पहले ही। दूसरी, लिव इन रिलेशनशिप की सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे संगठन है कि जो निगाह रखेंगे कि हर जिले में कौन किससे शादी इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। दूसरी बात, पहले क्या होता था, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहा, उसका रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, उसका तो उससे जो बच्चा होता था उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। फिर जो अगर लड़की को हत्या कर देते थे या लड़की को पीटते थे, तो उस पर कोई वैधानिक वो नहीं था प्रावधान उसमें। तो अब है कि लड़की को अगर कुछ होगा तो वो लड़के की जिम्मेदारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में हो रहा है। और अगर लड़के को कुछ होता है तो लड़की की जिम्मेदारी बनेगी कि भाई आपने क्या कर दिया। तो एक जो उसको देखिए, वो तो जो समाज में जो बदलाव हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको लीगलाइज करके जिम्मेदारी को तय किया जाएगा। तो हाँ, यूसीसी इसमें लिव इन रिलेशनशिप जो कानून इसमें प्रावधान है, उसका उत्तराखंड में भी बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया कि इस तरह से जो है लड़की और लड़कों को कम उम्र में शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन प्रोत्साहित ना भी किया जाए, वो तो भाग रहे ही हैं। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप के लिए जाते तो कोर्ट के और सरकार के निगाह में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह में आता है कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों ने शादियां की हैं, और फिर उनके परिवार को भी पता चल जाता है। तो अगर परिवार समझा सकता है तो उस रूप में समझा भी सकता है। और अगर कोई संतान पैदा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पर बराबर रूप से होती है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में देखा जाता है कि अगर बच्चा हो गया
तो लड़का भाग जाता है और सारी जिम्मेदारी बेचारी उस महिला पे आ जाती है। तो लिव इन बिल्कुल, रिलेशनशिप ना कहिए, एक और कहिए कि रजिस्टर्ड मैरिज ही हो गई वो, कि आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि आप इन संबंधों का सही तरीके से निर्वाह करें। जी। हुँ। अब एक आखिरी सवाल कि जो खास करके ये जो यूसीसी लाने का विरोध जो है, वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है मौलवियों के द्वारा। आपको लगता है कि अब ये विरोध एक तो हो क्यों रहा है और दूसरा कि इससे सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा और आने में कुछ देर होगी, इससे कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? थोड़ा-सा मुझे समय दीजिएगा। देखिए क्या हुआ आज़ादी के बाद, यहाँ पे हुँ, बहुसंख्यक जो है सेकंड क्लास सिटीज़न बन गए और हुँ, अल्पसंख्यक समाज में खास करके मुस्लिम जो है वो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर के सिटीज़न बन गए। कैसे? हुँ, कि उनको पूरा तरह से शरीयत के हिसाब से सिविल कानून दे दिया गया, यानी तलाक, शादी, विवाह, संपत्ति, हुँ, उत्तराधिकार ये उनका शरीयत के हिसाब से दे दिया गया। तो सवाल ये हुँ, है, तो अगर वो जुर्म करते हैं फौजदारी, अगर कोई वो हुँ, रेप करते हैं, तो उसमें शरीयत कानून क्यों नहीं लागू होता? तो हुँ, भारत अगर संविधान से चलता है तो शरीयत कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो ये हुँ, हुआ और हिंदुओं को पूरी तरह से कि उनकी शादी एक से ज्यादा ना हो उसका पूरा इंतजाम किया गया, पूरा इंतजाम किया गया। और हुआ क्या, कालांतर में डेमोग्राफी कई जगह बदली और इससे क्या हुआ, देखिए मुस्लिम समाज में भी क्या हुआ कि शादी विवाह बाल बच्चे ज्यादा होने से उनका हुँ, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट घट गया, उनका जीवन यापन में खर्च इतना बढ़ गया कि वो हुँ, एजुकेशन में पिछड़ते चले गए। तो एक तरह से इसका नुकसान मुस्लिम समाज को ही हुआ। अब हुँ, ठीक है, अब मुल्ला मौलवी के हिसाब से तो आज की दुनिया नहीं चल सकती है, उसी तरह कोई पंडित पुरोहित ही कहे तो उसके हिसाब से आज का हुँ, हिंदू समाज नहीं चल सकता है, मॉडर्न थॉट के हिसाब से चलना है सबको। तो हुँ, वो फर्स्ट क्लास जो सिटीजन का जो महसूस होता था मुल्ला मौलवियों को कि हम तो शरीयत के हुँ, हिसाब से सिविल वो कर रहे हैं, हम चार चार निकाह कर सकते हैं, हैं? तो हुँ, वो सब चीजें अब घटेंगी तो उनको पेट में दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो समान नागरिक होंगे, जैसा हिंदू का अधिकार वैसा मुस्लिम का अधिकार। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भी था एक कार्यक्रम में कि अगर हुँ, सिविल उनको सिविल में शरीयत कानून चाहिए, पर्सनल लॉ चाहिए, तो फिर हुँ, फौजदारी में भी तुम शरीयत स्वीकार करो भैया। तो बिल्कुल। चोरी करेगा तो हाथ कटेगा, कोई किसी का रेप करेगा तो फिर उसके घर की लड़कियों को लाके रेप किया जाएगा। यही नियम है ना, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। कोई मर्डर हुँ, करेगा तो फिर उसके परिवार का नहीं के आपकी आपको हत्या की जाएगी। आपको संजीव जी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पूरा हलाल एक तो तलाक देने के बाद जो ये हलाला प्रक्रिया है, वो आपको नहीं लगता है कि एक लीगलाइज़ है वो? अब देखिए, मैं कहता हूं कि इसका विरोध तो पीड़ित महिला ने बहुत बार किया है। हजारों हुँ, वीडियो सामने हैं कि वो ये कहती कि उनके साथ जुल्म हुआ, कभी पति जो है कभी बेटा बन जाता है, देवर कभी पति बन जाता है, ससुर जो है हुँ, कभी पति बन जाता है। तो कोई जो बच्चा हो गया अगर उस रिलेशनशिप से, तो फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है कि वो किसका हुँ, बच्चा है। तो हुँ, देखिए, मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज को में भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि उनको आगे आना चाहिए। और होता क्या है, ये तीन तलाक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हुँ, सोचिए कि जो बेटी ब्याह करके चली गई निकाह करके और दो बच्चे हुँ, के बाद वो फिर अपने मायके लौट आई, उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन कैसा है? क्या वो अपने भाई और भाभी के संपत्ति में उस तरह से हिस्सेदारी उनको मिलेगी? क्या उनके बच्चों का, मुस्लिम बच्चे ही हैं बेचारे, क्या उनके पढ़ाई लिखाई का वो प्रबंध हो पाएगा? और घर में हमेशा कलह होगी तो मेंटल स्टेटस क्या होगा उस महिला का? हुँ, शादी है, कोई खेल मजाक नहीं है। और सऊदिया में भी जो ऐसे हैं वहां बहुत तरह से इस तरह को रोका गया है, तीन तलाक स्पॉन्टेनियस देने का वो रोका गया है। वो है ना, तलाक हुँ, हसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत, कुछ तीन है, हुँ, तीनों एक साथ आप नहीं दे सकते हैं। सऊदी में भी ये कानून है, इवन पाकिस्तान में भी ये कानून है कि आप एक झटके में नहीं दे सकते हैं। अब तो मोबाइल पर दे देते हैं, व्हाट्सएप पर दे देते हैं। क्या ये कुफर नहीं है? जब ये हुँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ या जो भी कहिए बना होगा शरीयत, क्या उसमें मोबाइल था? लेकिन आज व्हाट्सएप से कोई सऊदी में बैठा है, यूएई में बैठा है, वहीं से तलाक दे देता है। क्या होगा उस लड़की का? और ये हुँ, और होता क्या है, जो देखिए सरकार हर राज्य में प्रबंध करती है कि जो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं उनको भी पेंशन देती है। तो इस हुँ, तरह से तो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर उनके बच्चों का भविष्य असुरक्षित है। तो इस रूप से नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू और मुस्लिम। बच्चों की हुँ, परवरिश अगर परिवार में होती है, माँ बाप के साथ होती है, तो उनका एक मेंटल लेवल होता है, एक मेंटल स्टेटस होता है।
वो उनको प्रेम मिलता है, प्रेम से क्या होता है कि एक संपूर्ण रूप से उनका विकास होता है। लेकिन क्या पिता के बिना या क्या क्या माँ के बिना उस बच्चे की कोई पहचान रह जाती है? वो तो मेंटली ब्रोकन हो जाता है इंटरनली। तो हाँ, इस रूप में सोचना चाहिए कि भारत की जो नेक्स्ट जो सदी की चुनौतियां हैं, अगली सदी की, उसमें 4 शादी या 5 शादी कोई मुद्दा नहीं है। चाहे वो कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, वो भी दोनों ही गलत। जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, वो मेंटली मैच्योर्ड हो, उसके अंदर ये ना हो कि उसका पिता उसकी माँ को मार रहा हो, माँ बाप में झगड़ा हो रहा, कहीं भी वो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बच्चों का जीवन प्रभावित होगा। चलिए, ये सबको देखना संजय चाहिए जी, जी। चलिए संजीव जी, आज इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।